अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे काफ़ी ये क्वेरीज आ रही थी कि इसमें कॉमन साइज एनालिसिस में या जो हमारा रेशियोज वाला सिनेरियो होता है इसमें इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, और इंटरप्रिटेशन और कमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको कैसे लेके चलना है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें अभी जो मैं बात करूं तो उस पर मैं क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं होती तो आप मुझे बताएं, फिर हम इसमें मजीद बात करेंगे। क्योंकि देखो, इसमें कोई एक फॉर्मूला नहीं है। मतलब कॉमन साइज एनालिसिस तो बेसिक आप एक परसेंटेजेस निकाल लेंगे जिस तरह का उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट है उसका, लेकिन जो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है ना, वो मतलब वो डिफरेंट है ना विद रिस्पेक्ट टू जो कंपनी की सिचुएशन है। तो हम नंबर्स को देके जो हमें आइडिया होता है, जो हम उसकी जो डिजीज है या जो उसको मसला है उसको डायग्नोज करते हैं, देन हम उस पर कमेंट करते हैं कि क्या करना चाहिए। ये इसी तरह है जैसे सिम्टम्स दे के डॉक्टर डायग्नोज करता है कि इसको ये बीमारी है तो आपने इसको ये मेडिकेशन दें। तो ये सिनेरियो है। तो इंटरप्रिटेशन कोई एक फिक्स नहीं है, लेकिन इस सवाल से शायद आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ या मेरी क्या रिक्वायरमेंट है या इस सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है आप लोगों से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे एक एग्जांपल मैंने पिक की है, उसको मैंने इस तरह से किया है। मुझे लग रहा था शायद एक्सेल पे मैं इतना बेहतर नहीं कम्युनिकेट कर पा रही, तो मैंने कहा इस तरह से ट्राई करके देखते हैं। ये एक बेसिक सी एक सिंपल एग्जांपल है जो आपकी बुक से मैंने ली है, जिसका ये डेटा है, जिसमें आप बेसिकली सेल्स, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग और एडमिन दिए हुए उन्होंने, और इसके अलावा जैसे जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है, ईबीआईटी निकाली, फिर उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस किया, ईबीटी निकाली, इनकम टैक्स माइनस किया और आपकी नेट इनकम आ गई। बेसिक फॉर्मेट है। और आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट में आप सेल्स को 100% लेते हैं और बाकी हर वैल्यू को उस पर डिवाइड करते जाते हैं। जैसे हमने 1172.8 को डिवाइड किया 1602.4 पे, तो हमारे पास 73.2% आया। हमने उसको मल्टीप्लाई किया 100 से। इसी तरह हमने सारी परसेंटेजेस ऐसे निकाली, और आई एम श्योर कि ये कैलकुलेशन आपको आती होंगी समझ में। इसका तो आइडिया एटलीस्ट होगा कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो अब ये देखो कि हमने जो सेल्स है हमारी 100% है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 73.2% है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 26 है। ये आपके पास सारी परसेंटेजेस हैं। सेलिंग एडमिन आपके पास 13.1%, 5.7% है। इसके अलावा आपके पास ईबीआईटी कितनी है, आपके पास इनकम टैक्स आपने कितना पे किया है, 4.2% है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 1.4% है। ये हमारे पास एक पिक्चर है इनकम स्टेटमेंट की। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है और फिर एट द एंड हमने इस पे कमेंट कैसे करना है, हम वो देखते हैं। सबसे पहले अगर देखो हमने इसमें क्या किया है, मतलब सेल्स, ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें हमने पूरा ये जो पाए है ना आपका, ये आपका सेल्स है। यानी कि 100% सेल्स में से 5.7% फॉर एग्जांपल, इतनी मुझे भी विजिबिलिटी इसकी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर मैं एज्यूम करूं पीछे परसेंटेजेस को देखते हुए, सेलिंग एंड एडमिन कितने हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 1.4% है, टैक्स आपका 4.2% है, सेलिंग आपका परसेंटेज कितनी है, वो इस सेल्स में से। अब 73.2 जो है परसेंट आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ठीक है, ये एक पिक्चर है, पिक्टोरियल है कि आपने ये चीज, इसी को इस इंटरप्रिटेशन आपने दे दी कि भाई ये हमें जो एनालिसिस है कॉमन साइज हमें बताता है कि जब आपने सारे एक्सपेंसेस, आपने सेलिंग जो है वो एक्सपेंस पे कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे हो गया, टैक्स एक्सपेंस पे हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल ली, तो एंड में आपके पास क्या बचा, 2.4% आपके पास बची अमाउंट, नेट इनकम जो किसको कहते हैं। और वो नेट इनकम को देन नाउ यू कैन यूज, जैसे आप ओनर्स को या शेयर होल्डर्स को जो पे करेंगे और जो आप इसको आगे यूटिलाइज करेंगे फर्दर, और इसी को आप जो अगर ये प्रॉफिट भी कहते हैं इसको, तो इसी को आप टेक ओवर करेंगे इनटू द बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये चीज है, ये हमने इंटरप्रिटेशन की है। उसकी जो हमने एक पिक्चर बनाई उसको हमने वर्ड्स में बता दिया कि भाई हमारे ये एक्सपेंसेस हुए हैं, इसमें हमारी लीकेज है, इसमें हमारे पैसे निकले हैं कंपनी से, और ये जो है हमारा अल्टीमेटली हमारे पास नेट इनकम मौजूद है। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज मेरी ये भी डिस्कस हुई थी कि मैंने जब आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट एनुअल रिपोर्ट्स निकाली थी, तो मैंने आपको, और आपने मेरे ख्याल से उसमें भी कॉमन साइज एनालिस किया था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको आइटम्स की समझ में नहीं आती ना, तो आप मेन हेड्स की, जैसे मिसाल के तौर पर अगर इसमें देखो, इसमें आपको मैंने ये कहा था कि हेड की, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक मेन हेड है, उसके अंदर सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस आ रहा है। उसके अलावा आपका जो ऑपरेटिंग इनकम है, या आपके पास इसके अलावा अगर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात की जाए, मतलब ये मेन हेड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेट इनकम, इसको अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्सप्लेन करना है तो आपने इंटरेस्ट माइनस करके करेंगे तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। तो आप मेन हेड को भी इलेबोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ कि वो बढ़ गए हैं, तो अगर उसके में मौजूद आइटम्स को आप इलेबोरेट करेंगे तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन को मजीद क्लैरिफाई कर देगा कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। ये एक मतलब एब्स्ट्रैक्ट सी बात करने की बजाय आप टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात करते हैं, जब आप ये बताते हैं कि इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 73
73.2% हो गई है, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, किस वजह से बढ़े हैं, सेलिंग या एडमिन की वजह से, सेलिंग की वजह से बढ़े, तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं, एक एम्बिगुअस सी बात नहीं होती। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती, आपको आइटम्स, समटाइम्स होता है कि आप किसी कंपनी का एनालिसिस करें एज अ कंसल्टेंट, और आप देखते हैं कि हेड्स की क्या सिचुएशन है, या कोई ऐसा हेड है जो कि डिफरेंट है, अनयूजुअल है, तो उस हिसाब से ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर आपको पेपर में आती है और अगर आप ओवरऑल भी उसका एनालिसिस कर देते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल ये है कि आप टू द पॉइंट उसको मजीद डिग करें, जितना डिग डीप करेंगे उतना बेटर आप डायग्नोसिस करेंगे और उतनी बेहतर आप कमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल के लिए, आप लोगों के लेवल के लिए ये थोड़ी सी छूट है कि आप इसका जो हेड है ना उसको आप देख के एलेबोरेट कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल में समझ नहीं आ रही। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि आपको इसके चीजों की समझ ना आए कि अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो क्यों बढ़ रहा है, सेलिंग एंड एडमिन उसमें 2 हेड्स आते हैं। इसी तरह कोई कैटेगरी होगी, जैसे अभी आगे हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, ये बैलेंस शीट देखेंगे, तो उसमें आप देखें करंट एसेट की एक हेडिंग है, उसमें कुछ 6-7 आइटम्स है। तो अगर आप आइटम्स को एलेबोरेट करेंगे और उसको थोड़ा सा डिग कर लेंगे कि ये है क्या चीज और ये क्यों ये बढ़ी है, मतलब ये इसकी नेचर क्या है, ये चीजें आपको बैक मिलती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से। अगर वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो आपको वो एनालिसिस में हेल्प देता है। इस पेपर में इस सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं अकाउंटिंग सिखाऊं। इस सब्जेक्ट में आपने अकाउंटिंग जो पहले से सीखी हुई है उसका इस्तेमाल करना है। इस सब्जेक्ट में आपका फोकस एनालिसिस के टूल्स और उसके अगला स्टेप उसकी इंटरप्रिटेशन और उसका जो आपने एनालिसिस करना है उस पे इस सब्जेक्ट का ज्यादा फोकस है। ठीक है, तो ये हमने इंटरप्रिटेशन की इनकम स्टेटमेंट की। अब आ जाते हैं हम उस पे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे देखो आपके पास 2 हेड्स हैं, आपको पता है एसेट्स हैं, आपके पास लायबिलिटीज और टोटल ओनर्स इक्विटी होती है, 2 साइड्स हैं आपके पास। ठीक है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। एसेट्स में आपके पास करंट एसेट्स हैं और आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं। एसेट में मैक्सिमम आपके पास ये कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, इस किस्म के होंगे। बाकी जो दूसरे हैं उसको मैंने अदर में डाल दिया है। तो ये आपके पास मैक्सिमम ये सिचुएशन है। फिक्स्ड एसेट क्या है, लैंड, प्लांट, इक्विपमेंट, इस किस्म की चीजें हैं और इसकी नेचर भी आपको अच्छी तरह पता है। टोटल एसेट्स, ये बेसिक एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है एसेट साइड का बैलेंस शीट की। इसमें अब देखो टोटल एसेट जो ये 2022.4 है, इसको आपने 100% लिया है और हर फिगर को जो आपके करंट एसेट में थी, जो फिक्स एसेट में थी, उसको डिवाइड किया है इस टोटल एसेट की फिगर से और आपने परसेंटेजेस निकालनी है। परसेंटेजेस आपको पता है कि 6.1%, 3.2%, ये जो भी परसेंटेजेस हैं। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन अपनी और आपको आती है, आपने इसको कर लिया। ठीक है, अब आगे आ जाओ लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटीज में आपके पास करंट लाइबिलिटीज होती हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। उसके बाद आप उसमें ही ओनर्स इक्विटी का पार्ट भी होता है। ओनर्स इक्विटी में सरप्लस हो तो वो ऐड होता है, लॉस हो तो माइनस हो जाता है, और आपका टोटल लायबिलिटीज प्लस एंड ओनर्स इक्विटी आपकी टोटल फिगर है। इसको आपने 100% लेना है और हर फिगर को जो आपकी इस हेड में दी हुई है उसको आपने इस पे डिवाइड करना है और आपके पास परसेंटेजेस ये आपने कैलकुलेट कर ली। अब जब ये कैलकुलेशन आपने कर ली ना, आपने 50% अपना सवाल का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये कंप्लीट हो गया, देखो जब हमने इनकम स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन की थी तो मैंने एक पाए बनाया था और मैंने कहा था ये पाए 100% सेल्स है। इस सेल्स में से कुछ परसेंटेज सेलिंग की तरफ चलेगी, कुछ परसेंटेज एडमिन एक्सपेंस में चलेगी, कुछ जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने पे कर दिया, कुछ आपने टैक्स पेमेंट कर दी। तो इसी तरह अब जब आप बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे तो आप 2 पाइज बनाएंगे। एक पाई जो होगा वो टोटल एसेट है। अब टोटल एसेट में देखो पहले उसको बाइफरकेट करेंगे फिक्स्ड और करंट एसेट में, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। अब देखो फिक्स एसेट का जो पोर्शन है वो 44.6% है। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि ये देखो यहाँ से यहीं से चीज उठाई है। फिक्स एसेट का टोटल जो पोर्शन है वो कितना है आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे 42.7 और 1.9% को आप ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल पोर्शन बन जाएगा। इसी तरह टोटल करंट एसेट की 50.4% है। वैसे भी अगर आप 100 में से 55.4 करें तो जो रिमेनिंग है दैट विल बी योर फिक्स एसेट। तो ये आपने 2 पहले बाइफरकेशंस की। उन 2 बाइफरकेशंस में जो फिर करंट एसेट का एक सेगमेंट था उसमें देखो कि आपका कैश कितना है 6.1%, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी है 3.2%। ये उसमें से मजीद उस हाफ पाई में से जिस जो 55.4% का है उसमें से मजीद आपने बाइफरकेट किया। आपने बताया कि इन्वेंटरी जो है वो कंपनी इस्तेमाल करती है 79.9% करंट एसेट का। उसमें से रिसीवेबल जो है जो उन्होंने डेटर्स से रिसीव करने हैं वो 25.8% है। कैश जो कंपनी के पास एट द मोमेंट मौजूद है करंट उसके डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो 6.1% है। अच्छा, उसके जो फिक्स्ड एसेट हैं टोटल वो कितने हैं वो उसकी परसेंटेज आपने बता दी। ये इंटरप्रिटेशन, ये जो आपने सारी चीजें इलेबोरेट की
ये दिस इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लाइन लिखी है कि प्रॉफिट emerges from the sale of goods produced, अब देखो बेसिकली तो प्रॉफिट सेल ऑफ गुड्स से आता है ना, लेकिन गुड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उन पे कोई ना कोई कॉस्ट इनकर होती है, और कॉस्ट इनकर होती है उसका कोई ना कोई मटेरियल होता है, कोई प्लांट चाहिए होता है, कोई इन्वेंट्री रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब ये है कि सारे आइटम्स मिलके इनकी आपस की इंटरेक्शन से आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनको सेल करते हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट मिलता है। इसका मतलब है कि ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, कोई चीज अलग नहीं है। ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन है, जैसे प्रीएम्बल आप बनाते हैं ना, इंटरप्रिटेशन करने से पहले एक दो लाइनें लिखते हैं, तो असल बात बयान करने से पहले, तो ये वो लाइन थी मैंने लिखा, इधर लिखा, उसका पर्पस ये था कि आई डिस्कस इट। उसके बाद टोटल एसेट में आपने ये चीजें बता दी। इसी तरह जब आप ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज में आएंगे तो आप उसे, ये देखो ये टोटल जो आपकी ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी का जो सम था 100% का पाए, इसमें से आपने बाइफरकेट किया कि पहले देखा कि टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, फिर आपने देखा कि ओनर्स इक्विटी कितनी है, फिर ओनर्स इक्विटी में देखो रिटेन्ड अर्निंग जो कंपनी रिटेन करेगी और दोबारा रीइन्वेस्ट करेगी बिजनेस में वो कितनी है, और सरप्लस कितना है, या ये भी देखा जाएगा कि कंट्रीब्यूशन कितना है इस साल, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कितना पैसा दिया है वो भी आप इसमें लिखेंगे। जैसे इसमें 39.6% कंट्रीब्यूशन है, वो आपने परसेंटेज निकाली हुई है, रिटेन्ड अर्निंग की परसेंटेज आपको आपकी ओनर्स इक्विटी के सेगमेंट से मिलेगी। अच्छा, उसके बाद आ जाओ टोटल लाइबिलिटीज पे। टोटल लाइबिलिटीज में देखो करंट लाइबिलिटीज कितनी है आपकी, 25.8% है टोटल लाइबिलिटीज जो आपकी, ये टोटल है। उसके बाद देखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है, वो आपने बता दी कि वो इतनी है। तो ये चीजें आपने जब बताई तो आपने उसको एक बिगर पिक्चर दी। उसने कहा कि देखो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो है सॉल्वेंसी अगर देखी जाए तो वो आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से देखी जाती है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखनी है तो वो आपने अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से देखनी है। तो देखो आपके अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं, 25.8%, ये आपको एसेट साइड से मिले। अकाउंट पेबल कितने हैं आपके, 16.8%। इसका मतलब ये है कि पेबल जो है वो कम है और आपके रिसीवेबल ज्यादा है, यानी कि एक पॉजिटिव पिक्चर दिख रही है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की पोजीशन कंपनी की पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की पोजीशन भी पॉजिटिव है बिकॉज उस कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कम है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कम हो तो इसका मतलब है कि कंपनी को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपने, अगर सॉल्वेंसी की पोजीशन कंपनी की बेहतर है इसका मतलब है कि कंपनी बेहतर पोजीशन में है। लेकिन लेकिन ये कोई फाइनल सोल्यूशन जजमेंट नहीं है, ये हमने अभी उसका एनालिसिस कर रहे हैं सारे डेटा को देखने के बाद। अभी हम कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सारी चीजें हमने अपने सामने रखी, सारे फिगर, सारी परसेंटेजेस हमारे सामने। हमने सबसे पहले तो सॉल्वेंसी का पता लगाया। ये देखो ये परसेंटेज एनालिसिस है, अभी हम रेशियो एनालिसिस की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन बेसिक तो वही चीजें है ना कि आप सॉल्वेंसी देख रहे हैं कंपनी की, आप उसको देख रहे हैं कि उसके पास उसके करंट सिनेरियो में करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स की क्या पोजीशन है, लॉन्ग टर्म में क्या सिचुएशन है उसकी, तो वो आपने देखी। उसके बाद देखो ये चीजें, तो इसका मतलब है सॉल्वेंसी अगर कंपनी की पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, इसका मतलब ये है कि कंपनी नियर फ्यूचर बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली। लेकिन कंपनी को कि अगर हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो सेल्स का 73.1% हमने देखा था कि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी। 13.1% हमने देखा था कि वो सेलिंग एक्सपेंस था। एडमिन अलग है, एडमिन को हमने इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वो इंटरनल एक्सपेंस है। तो सेलिंग एक्सपेंस 13.1 थे। इसका मतलब ये कि सेल्स का 86.2% जो है वो आपका तो चला जाता है एज अ कॉस्ट, वो तो आप यूज कर लेते हैं अपनी जो कॉस्ट के एक्सपेंसेस को और सेलिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो बाकी तो बहुत थोड़ा परसेंटेज बचती है। इसका मतलब ये है कि अगर जरा सी कॉस्ट तो आपकी फिक्स रहेगी, अगर जरा सी सेल्स में डिक्लाइन आता है तो इसका मतलब है कंपनी को तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। कंपनी को लॉस होगा तो उसकी बाकी चीजें भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए कंपनी को चाहिए कि अब ये सारी चीजें हमने देखी और सब चीजों को हमने जॉट डाउन करके हमने बैलेंस शीट का भी क्रक्स निकाल लिया, हमने इनकम स्टेटमेंट का भी क्रक्स निकाल लिया। अब हम वी आर इन अ पोजीशन कि हम देखेंगे कि उसको कमेंट में हम क्या सजेस्ट करें। हम कह रहे हैं कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की सिचुएशन तो बेहतर है कि वो इतनी जल्दी बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली, लेकिन अगर कंपनी की सेल्स कम हो गई, क्योंकि बिल्कुल एट पार ब्रेक इवन पे चल रही है, अगर कंपनी की जो है वो सेल्स कम होती हैं तो कंपनी ट्रबल में चली जाएगी, कंपनी को मसाइल होने शुरू हो जाएंगे, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मसला हो जाएगा, कंपनी की जो अकाउंट्स जो पेबल्स हैं वो उसमें प्रॉब्लम वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कंपनी को चाहिए कि अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिक्रीज करे, अपनी सेल्स को इंक्रीज करे। जब कंपनी ये दोनों काम कर लेगी तो फिर कंपनी जो है वो अब बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। कंपनी की पोजीशन अभी भी बुरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बुरा होने से बचने के लिए कंपनी को चाहिए कि अभी से इस चीज पे वर्किंग शुरू कर दे। आई होप कि मेरी बात शायद कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अगर तो समझ में आई है तो मुझे बताएं, और अगर नहीं समझ में आई, देखो इसमें भी जो सिनेरियो है ना दैट इज वो हमेशा आपका सिमिलर नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आपकी जो
बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट हमेशा एक जैसी हो, ये तो एक सवाल हमें हमारे सामने आ गया और इसको देख के हमने बता दिया। लेकिन आपने एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो बेसिक पैरामीटर्स हैं। अब आप देखें, जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो मैंने दो बातों का ध्यान रखा। मैंने सेल्स और उसके एक्सपेंसेस देखे, क्योंकि आपने इनकम स्टेटमेंट में तो इनकम और एक्सपेंसेस देख रहे होते हैं। इनकम का एक हेड आपके पास सेल्स का है और आपके पास बाकी एक्सपेंसेस हैं। अब उनको देखें कि क्या उसमें सिनेरियो है, इनकम और एक्सपेंसेस, और इसमें आप देखें एसेट और लायबिलिटीज है। एसेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है, यानी कि करंट और फिक्स्ड। इसी तरह आपकी जो लायबिलिटीज है वो भी आप देखें करंट और आपकी फिक्स्ड। ये चार मेन पिलर्स हैं, इसको आपने मिस नहीं करना। और इनको अगर मद्देनजर रखते हुए अपना एनालिसिस करोगे तो वो ठीक होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।